द लास्ट किंग पुस्तक एक जीवित ग्रंथ है उस महान राजा का जिसने दान कर दिया अपना साम्राज्य, आत्मसात किया करोड़ों लोगों की यंत्रणा को और बलिदान कर दिया अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के चरणों में। राजा साहब पर प्रेम धर्म उन्होंने बनाया। राजा साहब ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई, इसके बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन राजा साहब के विषय में मैं आज कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने प्रकट करूंगा जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे और आप गर्व करेंगे उस महान राजा पर। दलितों के उत्थान के लिए 1906 में निर्बल सेवक समाचार पत्र निकला और ताउम्र दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। पूरी दुनिया में घट रही घटनाओं पर भी राजा साहब पैनी नजर रखते थे, जिसके चलते इन्होंने 1911 में बालकन युद्ध में भी माफी के साथ निवेदन कर रही हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत कम है। बीच में माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट्री आप लोग देख रहे थे, मुझे खेद है कि मुझे बीच में बोलना हुआ। निवेदन ये है कि एक तो ये पूरा जो लॉबी एरिया, इसमें जितने लोग खड़े हैं, प्लीज़ आप लोग जो एंट्रेंस है उसके आसपास का पूरा एरिया साफ कर दीजिए, मतलब रिक्त कर दीजिए। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, थोड़ा सा कार्यक्रम का एक प्रोटोकॉल होता है, डेकोरम होता है, उस व्यवस्था को बनाए रखें। मुंबई, स्विट्जरलैंड, रोमानिया से होते हुए 10 फरवरी 1915 को बर्लिन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आप सभी से निवेदन है कृपया कार्यक्रम के दौरान कोई भी प्लीज मोबाइल फोन से फोटो क्लिक ना करें। इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी से निवेदन, कृपया राजा महेंद्र प्रताप जी के चित्र अमर रहे। राजा महेंद्र प्रताप जी अमर रहे। राजा महेंद्र प्रताप जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी व मंच पर उपस्थित सभी मान्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को और उनसे निवेदन करेंगे, कृपया हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके मंच पर उनका सम्मान करें, उनका अभिवादन करें। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। निवेदन कर रही है श्री राजीव चौधरी जी से, कृपया मंच पर आए व माननीय उपराष्ट्रपति जी को शॉल भेंट करें। श्री राजीव चौधरी जी। श्री कविंद्र चौधरी जी से मैं निवेदन कर रही हूँ, कृपया वे भी मंच पर आए। चुपचाप कर ले। और अब हम श्री कविंद्र चौधरी जी से निवेदन करेंगे, कृपया माननीय उपराष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह करें रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री हर्षवर्धन जी से।
नमस्कार, आप सबका आभार, अभिनंदन, यहाँ आने के लिए स्वागत है। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़, dignitaries sitting on the dais, distinguished guests, friends in the audience, ladies and gentlemen. I am honored and privileged today to be standing at this lectern to welcome the Honorable Vice President of India, other distinguished guests and dignitaries gathered today to recognize a legend named Raja Mahendra Pratap Singh and recall and celebrate his amazing but forgotten contributions to the Indian nation. Our chief guest, Honorable Vice President of India, Honorable Sri Dhankar, was born in a village in Junjunu district to a farmer's family. His early education was in a rural government primary school. Later, he got admitted to Sainik School, Chittorgarh, with full merit scholarship. He passed the certificate examination, which was recognized by the Cambridge University. Later, he graduated with BSc Honours in Physics and LLB from the Rajasthan University, Jaipur. He enrolled with the Bar Council of Rajasthan in the year 1979. And if my memory serves me correctly, the same year he got married to Dr. Sudesh Dhankar. On 1st December 1915, while the first ये पुस्तक हमारे बाहर स्टॉल से कलेक्ट कर सकते हैं और उनके जीवन के विषय में जान सकते हैं। राजा साहब की अनवरत मातृभूमि सेवा, उनकी धरोहर व योगदान पर प्रकाश डालने व इस पुस्तक के विषय में बताने के लिए मैं अनुग्रह करूंगी द लास्टिंग पुस्तक के लेखक डॉक्टर विवेक सिंह जी से। उन महान पूर्वजों को जिनका रक्त हमारे इस नश्वर शरीर में दौड़ रहा है, मैं अभिनंदन करता हूं मंच पर मंचासीन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और अन्य डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ। द लास्ट किंग पुस्तक एक जीवित ग्रंथ है उस महान राजा का जिसने दान कर दिया अपना साम्राज्य, आत्मसात किया करोड़ों लोगों की यंत्रणा को और बलिदान कर दिया अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के चरणों में। राजा साहब पर प्रेम धर्म उन्होंने बनाया। राजा साहब ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई, इसके बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन राजा साहब के विषय में मैं आज कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने प्रकट करूंगा जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे और आप गर्व करेंगे उस महान राजा पर। आइए चलते हैं 20 दिसंबर 1914 की रात एक इतिहास का सर्जन कर रही थी और राजा साहब 29 वर्ष की आयु में अपना राज्य, परिवार और देश छोड़कर ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध जंग में उतर गए थे। उस वक्त देहरादून रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों के हुजूम में उन्होंने नारा दिया, आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाद में लोकमान्य तिलक जी ने 1916 में इस नारे को अपना लिया। राजा साहब भारत से स्विट्जरलैंड पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति हॉब्स से मिले। वहां से राजा साहब बर्लिन पहुंचे और जर्मन एम्पर कैसर विल्हेम से समर्थन लेके वो टर्की के सुल्तान रिशद से मिलते हैं। वहां से वो ओटोमन एम्पायर के अनवर पाशा से समर्थन लेते हैं और वहां से ईरान के सुल्तान से समर्थन लेते हुए अफगानिस्तान के एम्परर हिदायतुल्लाह के समर्थन से 1 दिसंबर 1915 को वो अखंड भारत को आजाद घोषित कर देते हैं और उसके प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राजा साहब की सरकार ने विश्व स्तर पर ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिशर्स ने 1915 में ही इसे हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी करार दिया
और अनेक लोगों पर कोर्ट केस चले। राजा साहब के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से घबराए ब्रिटिशर्स ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू कर दिया। राजा साहब के दबाव में ब्रिटिशर्स ने पहला पॉलिटिकल रिफॉर्म मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 में शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने राजा साहब के विरुद्ध रॉलेट आर कमेटी बनाई और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन राजा साहब एक वैश्विक लीडर बन चुके थे और उनकी विदेश नीति महान थी। 1917 में ब्रिटिशर्स के कहने पर चीन के न्याय मंत्री श्री लिंग चाओमिंग ने राजा साहब के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। लेकिन राजा साहब की खूबसूरती देखिए कि जब वो चीन में एंटर करते हैं तो वही न्याय मंत्री चीन के उनको अपने घर पे डिनर होस्ट करते हैं और राजा साहब वहां की पार्लियामेंट को एज ए चीफ गेस्ट एड्रेस करते हैं, जो पहले भारतीय थे। 28 फरवरी 1918 को राजा साहब रूस के प्रधानमंत्री ट्रॉट्स्की से मिलते हैं और 1918 में ही राजा साहब ताशकंद में फेमस रशियन लीडर लेनिन से मिलते हैं। 30 जनवरी 1932 को राजा साहब की विश्व स्तर पर यह स्थिति थी कि चीन के फॉरेन अफेयर कमिश्नर को लेटर लिखकर राजा साहब को तिब्बत के बारे में चाइना की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। राजा साहब ब्रिटिश एम्पायर को चारों तरफ से घेर रहे थे और उनके नेतृत्व में उनकी सरकार के गृह मंत्री ओबैदुल्ला सिंधी एवं महमूद हसन देवबंदी ने सिल्क लेटर मूवमेंट, जो फेमस है तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से, 1915 से 1920 के बीच में ओटोमन साम्राज्य के समर्थन से अखंड भारत की आजादी के लिए चलाया। नोवोस्की न्यूज एडिटर के चीफ एडिटर प्रोफेसर मित्रोखिन लिखते हैं कि लेनिनग्राड में जब राजा साहब अखंड भारत के प्रेसिडेंट के रूप में संबोधन करते हैं तो वहां का एक कवि उनके ऊपर एक कविता लिखता है और जो उज्बेकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध कविता बन जाती है। 1919 में राजा साहब न्यूयॉर्क में ब्लैक एंड व्हाइट के जो नस्लीय संघर्ष चल रहा था, वहां के ब्लैक लीडर मार्कस गोरवे से मिलते हैं और मार्कस गोरवे को वो व्हाइट लीडर के साथ सेटलमेंट के लिए एग्री कर लेते हैं। राजा साहब अटॉर्नी अमेरिकन जेम्स बेल्डन से डिस्कस करते हैं कि आपको फेडरल एंटी लिंचिंग बिल प्रस्तुत करना चाहिए और 2 जुलाई 1964 में उसके बाद में सिविल राइट एक्ट के बाद में अमेरिका में नस्लीय दंगे बंद हुए। राजा साहब ने अखंड भारत के राष्ट्रपति के रूप में अफगानिस्तान के साथ संधि करके सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार को सुविधाजनक बनाया और भारतीय वस्तु से टोल टैक्स हटा दिया गया। 1941 में जापान में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष राजा साहब को बनाया गया और रास बिहारी बोस उपाध्यक्ष एवं मोहन सहाय इसके सेक्रेटरी बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय में 1941 में जर्मनी में इंडस्ट्रियल लीजन का गठन किया और इटली में आजाद हिंदुस्तान के नाम से एक संगठन बना। 1943 में जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो द्वारा मोनचोकुओ की संधि का सम्मान न करने के कारण राजा साहब के उनसे मतभेद हो गए और उन्होंने अध्यक्ष पद से रिजाइन करके रास बिहारी बोस को उसका अध्यक्ष बना दिया। बाद में रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को शेनान टोक्यो में नेताजी को सर्वसम्मति से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसको राजा साहब ने 1915 में स्थापित कर दिया था। जिन सिद्धांतों और जिन परिकल्पना को राजा साहब 1916 में सारी दुनिया को बता रहे थे और एक संगठित विश्व के लिए वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की, जिसको 22 देशों में जिसके कार्यालय थे, इन्हीं सिद्धांतों पर 1920 में लीग ऑफ नेशन बना और तकरीबन इन्हीं सिद्धांतों पे 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। लेकिन दुर्भाग्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में राजा साहब को कोई सम्मान नहीं दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान हार चुका था और 14 सितंबर 1945 को राजा साहब को कोकोबुजी रेलवे स्टेशन जापान में गिरफ्तार कर लिया गया। वह 6 महीने जेल में रहे और उनके साथ जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनमें से अधिकतम लोगों को फांसी दे दी गई। एकमात्र राजा साहब ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय दबाव में जापान की गवर्नमेंट, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स और यूएस के कब्जे में थी, उनको फ्री करना पड़ा। महामहिम का समय कम है और मुझे आदेश मिला है कि मैं जल्दी कंक्लूड करूं। जापान से लेकर तिब्बत तक ये आर्य क्षेत्र है और आप इसके पेशवा हैं। जापान के लोगों ने राजा साहब को ईस्ट को मार्को पोलो कहा। द्वितीय पैन एशियाटिक कॉन्फ्रेंस ने राजा साहब को सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित किया। 1932 में स्वीडन ने नोबेल पीस पुरस्कार से राजा साहब को नामित किया, जो प्रथम भारतीय थे।
पर्शियन एम्पायर ने उन्हें रेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेड ईगल से नवाजा, जो कि वहां का सर्वोच्च सम्मान था और एकमात्र भारतीय हैं जिनको वो आज तक ये सम्मान मिला। महात्मा गांधी ने कहा, आप लोग मुझे बड़ा मानते हैं लेकिन वो मुझसे भी बड़े हैं। वेटिकन में जो वहां पे क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पोप रुकते हैं, वहां पे राजा साहब को उसी जगह पे रुकाया जाता था जहां पोप रुकते थे। जापान और चीन के लोगों ने उनको जीवित बुद्ध कहा। भारत के प्रसिद्ध संत देवराव बाबा ने उनको राज ऋषि महेंद्र प्रताप कहा। कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसिद्ध लेनिन ने उनको टॉलस्टॉय कहा। इंग्लैंड के फेमस कवि हैफरन ने उनको द सन ऑफ एशिया कहा और फेमस हिस्टोरियन एसी बोस ने उनको रेस्टलेस किंग कहा। दलाई लामा ने उनको जीवित बुद्ध कहा और उनके ऊपर एक प्रसिद्ध किताब द ग्रेट गेम के ऑथर पीटर हॉपकिंग ने लिखी, लाइक हिडन फायर द प्लॉट टू ब्रिंग डाउन द ब्रिटिश एम्पायर। राजा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। बहुत कुछ बोलने को है लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, महामहिम का आदेश हो रहा है मुझे बार बार, तो महामहिम के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से दोबारा से मुताकिब हूं। और इसी के साथ एक बार आप मेरे साथ प्लीज जोर से बोलेंगे, राजा महेंद्र प्रताप अमर रहे, राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। यहाँ पर आने के लिए मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। पर मैं खुद समय के बंधन में हूं। I never imagined all my life that I will have this day in my life. In honoring Raja Mahendra Pratap, I feel elevated. I will never forget this moment. It is etched in my memory. Sri Pawan Jindal is a great social worker. The dignitaries on the dais, Harshvardhan knows me for a very long time. It was he who for the first time spoke to me. When you have a friend of such long standing, you first say yes and then think what is happening. Well, as usual, he has turned out to be in my favor, both in his words and the audience can have. Distinguished guests, members of Raja Mahendra Pratap Foundation, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, I am profoundly honored to commemorate the 138th birth anniversary of Raja Mahendra Pratap, a born diplomat, a born statesman, a visionary, a nationalist. He exemplified nationalism, patriotism, farsightedness. He exhibited by conduct what can be done for the nation. We need to do a lot for his memory because that will go to our advantage. What a remarkable foresight. It looks easy now, but then it was insurmountable. Very daunting. This man, around 30 years of age, charged with the fervor of nationalism, reflected in every word. And what a travesty of justice. What a tragedy. We are in 75th year of our independence. We have failed, miserably failed, to recognize such a heroic feats of this great man. Our history has not given him the place which he deserves. But now I assure you,
the position I hold, will work in overdrive to do the pending homework. The people present here are not individuals. They are epicenter of big change. They are nerve center of society. Their sentiments and feelings mean a lot to me. My salutations to everyone who is present here. If we look at the foundations of our independence, we have been taught very differently. Foundations of our independence are built upon supreme sacrifices of the people like Raja Mahendra Pratap Singh and other unsung heroes, or not so well sung heroes. During my visit to